अच्छा, आज के दौर की शुएब अगर बात की जाए तो पहले होता था ना, निकाह नामे की जब बात होती थी तो दिखाया भी नहीं जा रहा होता था, पढ़ाया भी नहीं जा रहा होता था। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो खुद दुल्हा दुल्हन कहते हैं जी हमें निकाह नामा दिखाया जाए, हमने उसकी क्लॉजेस को पढ़ना है और उसके बाद हमने उसको साइन करना है। अच्छा, अब ये क्योंकि अवेयरनेस बढ़ चुकी है, लोगों के अंदर शऊर आ गया है, तो वो उसको एज ए लीगल एग्रीमेंट लेते हैं और वो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम की अगर कुछ इलाकों की बात की जाए जहाँ पर अभी भी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही होती। इनफैक्ट लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं जाता, सिर्फ पूछा जाता है कबूला या फिर दस्तखत या अंगूठा लगवा। लड़कों को भी नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, सिचुएशन सेम है। लेट मी ऐड दिस। ठीक है। हाँ, यही समझा जाता है। अगर मैं अपनी बात भी करूँ, कबूल है कबूल है कबूल है वाला मामला है, उसके अलावा मेरे साथ भी यही हुआ था। नहीं, मेरे साथ कुछ और ऐड भी हुआ था एक चीज़, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ पे कोट नहीं कर रहा वो। अच्छा, निकाह नामे का हम कोट करवा लेंगे। निकाह नामे को एक्सप्लेन करते हैं आज इस सेगमेंट के थ्रू, समझाते हैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कि निकाह नामा सिर्फ इजाब कबूल नहीं है, सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आज हम ज़रा समझेंगे। लॉयर हैं माहम जमाल साहिबा, हमें ज्वाइन कर चुके। माहम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही लोगों को बताएं कि इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट, सिर्फ एक कबूल है नहीं वाला मामला, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि एक तकरीब नहीं है, आपने जो साइन करना है और आप रिश्ता अज़दवाज में बंध जाते हो। इट्स अ लीगल अग्रीमेंट, जिस तरह से आपने कहा और कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करो, आपको उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे बात है आपकी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की, आप उम्र भर के लिए जिसमें बंधने जा रहे हो, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन से भरा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप साइन करो। कौन सा पूरा थीसिस लिखा हुआ है? कौन सा पूरा थीसिस लिखा हुआ है? इट्स जस्ट 25 क्लॉजेस जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें 25 में से भी 10-15 क्लॉजेस तो हम कहते हैं कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ओके, वन बाय वन हम क्लॉज को डिस्कस करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्लॉज नंबर 1 से लेके 5 तक जो होती है वो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है लड़का और लड़की के बारे में। क्लॉज नंबर 6 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें औरत की एज बताई जाती है कि लड़की कितने साल की है। सही। अगर वो कहीं पे भी लिख दिया गया है कि लड़की 17 साल की है, 16 साल की है या 15 साल की है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या निकाहनामा वो नहीं कर सकते। और वो आईडी कार्ड को देख कर लिखा, वो आईडी कार्ड को देख 18 साल है हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक, क्योंकि अगर आपकी एज 18 साल नहीं है, फिर आप चाइल्ड मैरिज की तरफ जा रहे हो, और चाइल्ड मैरिज पाकिस्तान के कानून के तहत इलीगल है, जुर्म है आपके लिए। अब इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लड़की की एज, और ये सिर्फ नहीं है कि हम कह दें कि मौलवी को पैसे दे दिए। सबसे पहले जब आपके रिश्ता, जब निकाहनामा साइन करा रहे होते हैं और जब तकरीब में होते हैं, उससे पहले जब आपकी डिटेल्स ली जाती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कानूनी तौर पे आपके जो भी करवा रहे हैं वो पहले ही मौलवी ही इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, मैं इसमें नहीं फंसूंगा, मैं इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और फिर यूनियन काउंसिल उसको रजिस्टर भी नहीं करेगी कभी भी। उसके बाद आपकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद 7 से 12 आगे जो होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपके विटनेसेस की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आपका क्लॉजेज जो आते हैं 13 से फर्दर जो क्लॉजेज होते हैं, हक महर की रकम क्या होती है। हक महर, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कंसिडरेशन जिसमें पैसे की बात ज़रूरी होती है। इसी तरह जब आप 2 लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट करो और शादी का कॉन्ट्रैक्ट करो, उसमें हम हक महर की बात करते हैं, जो कि मॉनेटरी वैल्यू होती है। वो हक महर में आप ज्वेलरी भी लिखवा सकते हो, जिसमें आप गोल्ड भी कर सकते हो, या आप पैसा भी लिखवा सकते हो। हक महर 2 किस्म का होता है, या हम कहते हैं डेफर्ड, या हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। या वो अदा कर दिया गया है निकाह के टाइम, या आपको लेटर इन टाइम थ्रू आउट द मैरिज कभी भी औरत जो है अनाउंस करते हैं, वो उस वक्त अनाउंस करते हैं। मुअज्जल और गैर मुअज्जल के नाम से आपको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं डेफर्ड और प्रॉम्प्ट। अगर उस वक्त दे दिया गया, वो लड़की को उसी वक्त बता दिया जाता है आपको दे दिया गया। अगर नहीं है तो औरत के पास राइट है किसी वक्त भी वो अपना हक महर क्लेम कर सकती है। जब वो क्लेम करेगी उसको देना होगा, उसको हर हाल में लाजमी देना होगा। हक महर से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जिस तरह कभी कभार 2000 लिखवा दिया, 3000 लिखवा दिया, जी शर्रई है, जी शर्रई है। बात असल में ये है कि हक महर किस तरह डिटर्मिन किया जाता है। कानून जनरली आपके शरई तौर पे भी बहुत सीधी बात कर दी गई है कि
औरत और मर्द की हैसियत के मुताबिक। औरत की हैसियत, औरत का पास्ट आपका देखा जाएगा कि वो कैसे रह रही थी। अच्छा। और मर्द की जेब देखी जाएगी, इसके बीच में आपने डिटरमिन करना। वो औरत का लाइफस्टाइल देखा जाएगा और मर्द की इनकम देखी जाएगी कि उसकी सैलरी देखी जाएगी। अगर औरत का लाइफस्टाइल बहुत हाई है और मर्द की इनकम कम है तो फिर क्या होगा? बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे कि दोनों को आपने ऐसे डिटरमिन करना है, क्योंकि और इसके बाद आपको ये भी नहीं कहा गया कि आपको ये भी दे दिया गया लेवरेज कि आप बाद में भी अदा कर सकते हो कि अगर आप अभी नहीं अदा किया। हक महर डिसाइड किसको करना चाहिए? ये तो यही बात है कि जिसके दरमियान शादी हो रही है दोनों को डिसाइड करना चाहिए। वही दोनों नहीं होते इस डिस्कशन। सिर्फ हक महर नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नहीं होते हैं। आप लोग आपके बड़े बूढ़े बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हक महर क्या है औरत को। जिस तरह अभी मैं अगली जो चीज़ आपको बताने चाह रही हूँ, क्लॉज नंबर 18 बहुत अहम तरीन क्लॉज है कि जिसमें लड़की का राइट काट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिवोर्स देने का राइट। अब अगेन इससे भी इम्पॉर्टेंट इतनी मिसकंसेप्शन है जो पूरी सोसाइटी में कहती है कि औरत का अगर हमने राइट दे दिया तो मर्द कहता है मेरी तो मर्दानगी चली गई। बहुत सारी जगहों पे वो इस तरह की बातें करने को मिल जाती हैं कि नहीं, यानी कि सिर्फ मुझे बीवी डिवोर्स दे सकती है, मेरी डिवोर्स का राइट ही नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्द अपना राइट डेलीगेट करता है औरत को कि मेरे पास तो ये राइट है ही है, मेरे पास तो एक इनएलियनेबल राइट, मैं कभी भी एक्सरसाइज करता, लेकिन मैंने तुम्हें इतनी इजाज़त दे दी है कि तुम भी ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। जी प्लीज़। खुला भी तो ली जाती है। यही अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हक महर हमने पहले बात की, अगर आप ये राइट क्रॉस आउट कर देंगे तो उसमें औरत के पास सिर्फ ऑप्शन बचती है खुला की। और वो खुला तभी सीख कर सकती है जब वो अपना हक महर फोरगो करेगी। ये लाजिम है? ये लाजिम है, उसको अपना हक महर छोड़ना पड़ता है। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट चाहे ले लिया हो वो वापस करना पड़ता है। अच्छा जी, कुछ कानून के तहत, जिस तरह पंजाब में आपको सर्टेन अमाउंट वापस करनी पड़ती है पंजाब के कानून के तहत, लेकिन जनरली आपका शरई जो कानून है उसमें आपको हक महर वापस करना। तो आपने खवातीन को बाउंड कर दिया एक तरह से। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपने पढ़ाया भी नहीं, उसने अपना राइट एक्सरसाइज भी नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं है, और बाद में आप कहते हैं ये तो है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही मिसकंसेप्शन है कि नहीं तुम अपने मियाँ से अपना राइट ले रही हो, मियाँ के पास राइट हर हाल में रहेगा, आपके पास भी राइट आ रहा है। अच्छा, इन दिस केस जब आपने राइट दे दिया खातून को कि आप भी तलाक दे सकती हैं, उस केस में वो हक महर पे अप्लाई नहीं होता? वो हक महर अपने पास ही रखेगी। अच्छा। और अगर उसको अदा नहीं किया गया जब वो डिवोर्स ले रही है वो मांग भी सकती अच्छा। है। वैसे तो देखें सबसे नापसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक तलाक, लेकिन अगर ऐसा मामला है तो जिस तरह समझा जाता है कि बस 3 बार आपने कह दिया तलाक तो होगी, तो क्या खातून भी इस तरह कहेगी तो हो जाएगी? जी, आपका अब इस तरह से कानून बना हुआ है पाकिस्तान का कि आपको यूनियन काउंसिल, और अगर लड़की ने डिवोर्स दी है तो लड़की ने लड़के को 3 नोटिस भिजवाने, और अगर लड़के ने लड़की को दी है तो उसने भी 3 नोटिस यूनियन काउंसिल में भिजवाने और 3 नोटिस लड़की की तरफ भिजवाने हैं। वो नोटिस 1-1 महीने के वक्फे से भी जा सकते हैं और वो नोटिस एकदम यकदम भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद यूनियन काउंसिल 3 महीने का टाइम लेगी और फिर आपको डिवोर्स जो है प्रोनाउंस करेगी। ओके, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सुलह नहीं हुई है, अगर सुलह नहीं हुई है, इसलिए हम सबसे पहले यही कहते हैं कि आप ज़रूर 1-1 महीने के वक्फे का टाइम लें। कभी कभार बहुत स्पर गुस्से में आप कर जाते हैं, गुस्से में चीज़ें आ जाती हैं, आप नहीं कहते हैं, आप एक नोटिस भेजें। अगर आप वाकई नाखुश हैं, आप देखें ना कहीं रिकन्सिलिएशन हो सकती है। इवन जो खुला की भी हम बात करते हैं तो कोर्ट सबसे पहली चीज़ आपको 1 महीने का टाइम देते हैं, आप रिकन्साइल कर लें मियाँ बीवी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा एक बहुत नापसंदीदा अमल है और मामला बनते हम देखते भी हैं और बन जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि कोर्ट में वाइल प्रैक्टिसिंग हम कोशिश की जाती है, फाइल करते हैं या यूनियन काउंसिल में कभी फाइल जब करते हैं तो रिकन्साइल कर दिए जाते हैं। हाँ, जहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं हो सकता, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या एटसेट्रा, तो फिर तो वहाँ पर उसको फिर एक्सपेडाइट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा मैम, ऐसे और कौन से क्लॉजेज हैं जिनके बारे में मर्द या औरत दोनों को नहीं पता होता और वो उन दोनों से पहले ही वो क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस आउट हो जाते हैं? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो है 2 और हैं बेसिकली। एक तो है मेंटेनेंस का। आपको ये बात शायद आज पता चले कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में, निकाहनामा में मेंटेनेंस का भी क्लॉज डाल दिया गया है कि मर्द ने
सालाना या माहाना कितना देना है अपनी बीवी को, ये औरत आस्क कर सकती है अपने, और वो भी डिसाइड होता है इसी तरह से मर्द की इनकम देखते हुए। जी बिल्कुल। अब ये नहीं है कि अगर उसकी 70,000 इनकम है और मैं कहूँ नहीं बस मुझे 50,000 चाहिए उसमें, या जनरली मैं कहूँ 1.5 लाख चाहिए या 50, ऐसा नहीं कर सकते। सो दोनों की हैसियत देखते, उसका लाइफस्टाइल देखते हुए। अगर काम ऑपोजिट हो तो खातून ज्यादा कमाती हो तो क्या खातून भी पॉकेट मनी हस्बैंड की लगा सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट में? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस पे वो वाली बात होती है और लाइटर आपके पैसे हम मेरे पैसे आपके पैसे हम दोनों के पैसे। अब ये लेवरेज और ये चीज हमें इस्लाम ने दी है, और ये आपके जो सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये प्रिंसिपल आपका लेट डाउन कर दिया गया है कि अगर औरत बेशक कमा रही है, बेशक ज्यादा कमा रही है, मेंटेनेंस का राइट उसका है, मर्द कफालत का जिम्मेदार है। बिल्कुल। और वो अगर खुदा ना ख्वास्ता डिवोर्स हुई है तो डिवोर्स अगर 2 साल की शादी चली है, वो 2 साल की उसको मेंटेनेंस नहीं दी है, डिवोर्स के टाइम पे भी वो फाइल कर सकती है कि मुझे ये पूरे वो मंथली खर्चा है, इसने मुझे बेशक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है निकाहनामा में या नहीं लिखा, वो सीख कर चाहे नहीं लिखा 2 साल शादी के बाद वो कर सकती है डिमांड, अगर तलाक हो गया, अगर तलाक हो 2 साल में पहले हो जाए तो पहले भी हो सकती है, जितना शादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम चूंकि हम बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं जब खुदा ना खास्ता तलाक हो जाती है और समटाइम्स जरा बच्चा भी होता है। अब ऐसे में बच्चे के ज़रा खर्चे हैं, उस औरत के अपने भी खर्चे हैं। बिल्कुल। मर्द तो बिल्कुल कुछ नहीं करते, कुछ नहीं पैसे देते, बल्कि ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं कि खातून फिर उसको परसू नहीं करती। बिल्कुल। हमारे कोर्ट्स में आपने बहुत मामला देखे होंगे, कितनी सहूलत, कितनी आसानी इन केसेस में है कि एक औरत कहे कि मेरा राइट है, मुझे ये लेना है। कोर्ट्स जो हैं बहुत लीनियंट हैं औरतों के मामले में, और वो बहुत प्रोग्रेसिवली देखते हैं। अब जहाँ पे आपने बात की कि बच्चों का भी खर्चा नहीं देते, चाइल्ड मेंटेनेंस तो वो अलग मांग सकती है, लेकिन साथ अपनी मेंटेनेंस भी उसने मांगी, लेकिन वो होगी उसी टाइम की जितने टाइम में वो निकाह में रही है, उस टाइम की सिर्फ मेंटेनेंस मांग सकती है। बच्चे की तो फॉरएवर की मेंटेनेंस, या जितनी अरसे तक वो चाहते हैं, बाप के जितने जिम्मे बच्चों के एज से मुतालिक है, एजुकेशन से, इवन 18 ईयर्स अबव भी आप मांग सकते हो अगर उसकी एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो गार्डियनशिप, हम हमेशा कहते हैं बाप के पास रहते हैं, और गार्डियनशिप यही है कि बाप ने उसकी पैसा और मेंटेनेंस सारा। लेकिन इसमें लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट, क्योंकि इसमें ऐसे में कुछ केसेस ये भी होते हैं कि वो जो औरत है वो मेंटेनेंस तो मांग रही है अपनी भी और अपने बच्चों की भी, लेकिन बाप को बच्चों से मिलने नहीं दे रही। वो कोर्ट डिटरमिन करता है। नहीं, कोर्ट समटाइम्स कहता है कि मिलना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मामला और हो जाते हैं ना, कि आप एक तो उस बच्चे का माइंड पोल्यूट कर रहे होते हैं बाप के खिलाफ, जो कि मैं जरूर ऐड करूँगा, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपकी नहीं भी शादी चली किसी ना किसी वजह से, वो बहरहाल उसका बाप है, वो माइंड पोल्यूट ना करें, टॉक्सिक ना करें। बिल्कुल। मेंटेनेंस बड़े इजी वे में हो जाएगी अगर आप आपस में मामलात को सुलझा लेंगे इस तरीके से। फाइनेंशियली ज़ाहिर है आपस के मामलात आपके खत्म हो चुके हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब और कोई शिक भी है अभी? एक और शिक है आपकी, कि जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या शौहर की पहले शादी हुई हुई है। अगर तो वो कहता है हाँ, तो उसके बाद आपके कानून के अकॉर्डिंगली आपको क्या परमिशन दी है आपकी पहली बीवी ने शादी की। अगर तो वो परमिशन नहीं है तो वो निकाह नहीं प्रोसीड कर सकता। क्योंकि वो परमिशन होनी बहुत जरूरी है। परमिशन दिखानी पड़ती है, वो परमिशन दिखानी पड़ती है। अच्छा, 2 केसेस। एक, आपने झूठ बोला कि आपकी पहले शादी हुई हुई थी, यानी नहीं हुई, आपने कहा नहीं हुई थी। उस केस में क्या होता है, उसने कहा वो तो धोखा का हो जाता वो है। उसमें क्लेम एग्जैक्टली उसमें कोर्ट में जो पहली बीवी है वो केस फाइल कर सकती है कि इसकी शादी ऑलरेडी हुई हुई है। नहीं, ये तो पहली बीवी करेगी ना, कि उसने दूसरी बीवी भी कर सकती है। दूसरी को अगर पता नहीं है और हाँ, अगर पता नहीं है और निकाह कर लिया है, क्या वो निकाह कायम है? वो निकाह, अब उसमें बहुत सारे कोर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियंस है कि वो वॉइड नहीं होता, यानी कि ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके क्रिमिनल चार्जेस आ जाते हैं, और वो फिर औरत के ऊपर है कि वो ख़त्म करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, कॉन्जुमेट हुआ है, वो कर सकती है, लीगली इसको परसू कर सकती है, वो लीगली इसको परसू, दोनों तरफ से वो लीगली परसू कर सकती है कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसकी ऑलरेडी शादी थी। एंड देन फाइनली आपके जो होते हैं विटनेसेस होते हैं कि किसने, औरत की तरफ से 2 विटनेसेस हैं, मर्द की तरफ से 2 विटनेस हैं। ये तो आपके प्रिपेयर्ड निकाहनामा हैं जो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप जो चाहें लिखवा सकते हैं मियां बीवी। अच्छा, कुछ भी ऐड करवा सकते, कुछ भी ऐड। तो ये वो वाली बात जो हम कह रहे हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टीज की मुशावरत से फिर तो वो पॉइंट ऐड हो सकता है जो मैंने कहा था। कुछ भी ऐड करा सकते हैं, मैं ऐड करा दूं कि खर्चा देगी, वो वाला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, कॉन्ट्रैक्ट है। वो मेरी बात सुनिए, आप बहुत
लेट हो गए। अब री एडिट नहीं कर सकते ना? नहीं, एडिटिंग का कोई अडेंडम्स नहीं फाइल कर सकते। दूसरी तीसरी वाली की तरफ का मामला सोच रहा था। अब अमेंडमेंट नहीं हो सकती किसी भी तरह की। हाँ। बस कर जाए, बीवी देख रही है, खुदा का खौफ कर। जी मैम, लेकिन दैट्स ट्रू, आप कुछ भी ऐड करा सकते हो। मैं ये भी करा सकती हूँ, मुझे 9 बजे के से पहले मत उठाना। जनरली स्पीकिंग, ये बहुत अच्छी बात की है कि मेरी शादी के बाद ये सेगमेंट हो रहा है, मेरी बेगम ने लिखवाना था ये कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाना। मैं तो बहुत फायदे में हूँ। आप लिखवा लेना। अब आप देखें मैं क्या से क्या करती हूँ। अब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि औरतों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोनों को बैठ के आप एक कमरे में कहीं पे भी उनको एक स्पेस दें जहाँ पे वो डिस्कस कर। ये आई थिंक पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जिन बच्चों के दरमियान शादी कर रहे हैं उन दोनों के साथ बैठ के ये इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करें ओपननेस के साथ। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात हक महर की हो रही होती है, वो जी ज्यादा कह रहे हैं, वो जी गोल्ड कह रहे हैं, वो उस पर लड़ाइयाँ, ये लिखवा दो, वो अभी दो, हालांकि बाकी कॉन्ट्रैक्ट को आप पढ़ें, वो जो कि उन दोनों के लिए बड़ा अहम है। जी बिल्कुल, ग्रूम एंड फॉर ब्राइड एज वेल। हम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, बहुत अहम मौजूद जिस पे थोड़ी सी हमने लाइटर एंड नोट गुफ्तगू एंड पे जरूर किया, लेकिन ज़रा मकसद सिर्फ ये था कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अवेयरनेस है, ज़रा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जिन दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है।